नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी, कमेंट भी मैंने देखे थे, सर एक बार 2016 का पेपर आप वापस करवाइए एक्सप्लेन। तो देखिए दोस्तों, 2016 में आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम पेपर में, ठीक है, लेकिन इस बार आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम नहीं ले सकते कि ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन हम लोग ये तो प्रकृति का ध्यान जरूर ले लेंगे इस प्रश्न पत्र के कि भाई कैसा पेपर पूछा गया था, और हमें जो है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2013 का भी पेपर हम लोग पढ़ेंगे अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हैं तो, लेकिन पहले हम लोग 2016 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न पत्र हल देखो कैसा था, इसका लेवल कैसा था, हार्ड था या फिर इजी था, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप अगर गूगल में जाकर सिंपली लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको इसकी जो पीडीएफ है ना वो मिल जाएगी, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों ये हूबहू पेपर आपके लिए डेली हो रहे हैं, सुबह 9 बजे आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वही प्रश्न जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको टेस्ट के रूप में इसको लेना है और जहां तक मुझसे हो पाएगा मैं एडवांस भी बताऊंगा आपको। पौधों की वृद्धि के लिए वृहद पोषक तत्व कौन सा है? पौधों की वृद्धि के लिए आपसे पूछा है नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, जिंक, बोरान, पोटेशियम। नाइट्रोजन, मैंगनीज, ऑक्सीजन, सल्फर, बोरान, जिंक, अ व ब दोनों। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। साइंस का ये पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, शानदार क्वेश्चन था। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा? ये सवाल हमने पढ़ा है अपनी क्लासेज में, बिल्कुल पढ़ा है सर। तो दोस्तों ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत्र, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? ये क्षुद्रांत्र में होता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, सत्य बात है। एस्कार्बिक अम्ल जो है आंवला में पाया जाता है, जो कि आंवला विटामिन सी का स्रोत है दोस्तों। और हम लोग बात करें टार्ट्रिक जो अम्ल है ना, ये पालक में नहीं पाया जाता। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों हमने कई मरतबा बात करी, इमली में पाया जाता है। दोस्तों हमने इतना कुछ पढ़ा है विज्ञान में और भारत सामान्य ज्ञान, राजस्थान जी के में, उसके बाद में हम इस टेस्ट को दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप इस टेस्ट में लगभग सही कर ही देंगे, है ना। तो इमली में पाया जाता है, यानी कि जो है ना खट्टे पदार्थ, कच्चे आम वगैरह होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं, उसमें यह अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उदर में दर्द यानी कि पेट में दर्द और जलन से मुक्त होने के लिए शाकों का उपयोग किया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों ये सवाल भी हमने पढ़ लिया है, हमने अपनी क्लासेज में पढ़ा है, बिल्कुल जो भी क्लासेज हमने पढ़ी है विज्ञान की। तो दोस्तों क्या होगा, एंटीसिड हो जाएगा, आप सभी का लॉक है ना। एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है उदर में, पेट में अगर जलन या फिर किसी प्रकार का दर्द वगैरह हो तो, ठीक है। ऑप्शन डी को जैसे कि हम लोग कह सकते हैं गैस्ट्रिक वगैरह हो तो। अगला क्वेश्चन है, धातु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पारा जो है, जैसे हम मरकरी कहते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होता है। दोस्तों कल की ही क्लास में पढ़ा था हमने ये प्रश्न। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये सवाल भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन हमने कल की ही क्लास में पढ़े थे। सीमा विद्युत का कुचालक है, यानी कि सीमा जो है ना विद्युत का कुचालक नहीं है, ये असत्य कथन है। सीमा विद्युत का कुचालक नहीं, ये जो है अपना दोस्तों क्या कहें हम लोग उसको, सुचालक है, ठीक है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी सीसा है यहाँ पर, सीमा नहीं है, सीसा है। सीसा विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, ओके, यानी कि पीबी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्वी तक फैली हुई है, अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? देखिए प्यारे साथियों, ये आपसे सवाल कह रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है, ठीक है। अरावली की कुल 692 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर की बात करें वो हमारे राजस्थान में, यानी कि 80% राजस्थान में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किसने करा था? दोस्तों खड़ीन का आविष्कार राजस्थान में किसने करा था? पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, या बाड़मेर के ब्राह्मणों ने, या जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, या फिर नागौर के ब्राह्मणों ने? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैसलमेर के
पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन झीलों का निर्माण करा और यहाँ पर क्या करते हैं, ये फसल को उगाते हैं। प्यारे साथियों याद रखना, ये बात है 15वीं शताब्दी में ये खड़ीन को सर्वप्रथम विकसित किया था जैसलमेर के अंदर। दोस्तों याद रखना, अब ये वैसे जोधपुर बाड़मेर में भी अपनाई जाती है ये वाली पद्धति। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा कब हुई थी? देखिए दोस्तों, हमने बात करी 1955 में दोस्तों, जो धौलपुर में जो अभ्यारण्य थे ना, उसको भी 1955 में, जैसे केसर बाग है, राम सागर है, ठीक है। तो ये जो अभ्यारण्य है ना, इसको 1955 में, नवंबर 1955 में, 1 नवंबर 1955 में क्या करा था, इसको घोषित कर दिया गया था। यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये सरिस्का जो है ना दोस्तों, ये वन्य जीव के संदर्भ में हमने बात करी, लेकिन जब बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो इसको बाघ अभ्यारण्य कब घोषित करा? 1978 में करा। राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य 1973-74 में वो रणथंभौर हुआ था, दूसरा 78 में, ठीक है। और तीसरा अभी जो है कौन सा था बताओ? तीसरा और चौथा जो है अभी आपका रामगढ़ विस्तारी है, जो कि 2021 में उसको स्वीकृति मिली, 2022 में वो कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। ओके सर। और एक आपका मुकुंदरा हिल्स है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जो 12-13 में हुआ, अलवर और भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम। देखिए दोस्तों, ये मेवात प्रदेश का है और इनमें से अलवर और भरतपुर दिया है तो हम कह सकते हैं कि मेवात का ही है। फाल्गुन महीने में ये नृत्य करा जाता है। नगाड़ा इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र है दोस्तों। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, बम नृत्य। बम नृत्य यहाँ पर किया जाता है, रसिया नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और एक रतबई नामक नृत्य भी इसी साइड में करा जाता है। तो ये 3 नृत्य जो है ना, ये आपके मेवात में करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? हालांकि अगर हम लोग बात करें, ये 80 खंभों की छतरी है दोस्तों, ठीक है। लाल और बालू पत्थर पर टिकी हुई है, ठीक है। महाराजा बख्तावर सिंह ने कराया या विनय सिंह ने? बताइए। बोले सर महाराजा विनय सिंह को लॉक करेंगे। विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया, मूसी महारानी की छतरी का 1815 में। ये सवाल आपका ये मतलब 2016 के सवाल है सारे, मैं अब एक एक तो क्या ही बताऊं, है ना। हाँ, तो जल्दी से आंसर बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का, कि सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया। देखिए दोस्तों, सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया। तो ये करा गया था 2008 में। किसको किया था दोस्तों? सुल्तान और बबली को यहाँ से विस्थापन करा गया था, स्थानांतरण, यानी कि हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर की सहायता से, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना और अच्छा क्वेश्चन है। और 2005 में सरिस्का के अंदर है ना, बाघों की आबादी गायब भी हो गई थी वैसे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण में क्रम की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो महानदी है, तो महानदी ऑप्शन है, इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद गोदावरी आएगा, गोदावरी दोनों में है दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा कृष्णा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है ये। बंगाल की खाड़ी जो है ना दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और जो कि हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है ये। और ये जो प्रायद्वीपीय जो भी नदियां हैं ना, प्रायद्वीपीय नदियां जो भी हैं, ये सारी बंगाल की खाड़ी में ही जाती है दोस्तों, ठीक है। और जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो जरूर है जो आपके अरब सागर में आती है। याद रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता 1960, याद रखिए, सिंधु जल समझौता संधि जो है 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम से जल उपयोग कर सकता है। इस नदी से, सिंधु नदी से भारत कितना कर सकता है? सिर्फ 20% कर सकता है दोस्तों, याद रखना 20%, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये समझौता भारत पाक के बीच में हुआ था, भारत व पाक के बीच में समझौता हुआ था। ये हुआ था आपने 1960 में सितंबर महीने में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ओके सर, याद रखना है कि हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो बिहार है दोस्तों। अगर आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछ लिया जाए तो आप क्या करते, मुंबई करते। ठीक है, तो ये भी याद रखना, शहर के बारे में पूछा जाए तो मुंबई करेंगे और राज्य के बारे में पूछा जाए तो बिहार कर लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1854 में वुड का नीति पत्र किस क्षेत्र में बदलाव से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने आज यानी कि सुबह की क्लास में ही पढ़ा था ना, वो अपना वुड डिस्पैच नहीं पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था। तो उनके बारे में कहा गया वुड का नीति पत्र, तो यहाँ पे शिक्षा नीति के रूप में था। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें इसी शिक्षा नीति पर फिर 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, जैसे कलकत्ता में खोला गया था, बम्बई में खोला गया था, मद्रास में खोला गया था। इन्हीं के सुझावों पर ही तो हुआ था ना वो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, सल्तनत काल में दिल्ली में शासकों का सही क्रम आपको बताना है। प्रारंभिक तुर्की शासक, बिल्कुल सही बात है, ये तो थे, लेकिन ये तीनों में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद तुगलक वंश आ रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, तुगलक वंश आ रहा है, इसका मतलब अब ये कट जाएगा आपका। ठीक है ना, सॉरी तुगलक नहीं, उसके बाद खिलजी आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक नहीं आएगा। ठीक है, तुगलक बाद में, खिलजी के बाद में तुगलक आएगा और तुगलक के बाद में सैयद वंश आ जाएगा। ठीक है, और उसके सबसे बाद में लोधी वंश आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये रहा लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना भी ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में लोधी वंश है और शुरुआत में तुर्की यानी कि जैसे जो दास वंश कह सकते हैं उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी ना, उसके बाद तो तुगलक आ गए थे, इल्तुतमिश तुगलक जैसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अति पशु उच्चारण, अति पशु उच्चारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों के सहयोग से शरित वनों के प्रबंधन तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई थी? देखिए ये आसान सा सवाल है, 1988, 1990, 1972, 1980। देखिए दोस्तों, वनों के संबंध में जो भी एक्ट है, आपके वनों के जो भी एक्ट है, वनों के संदर्भ में जो भी विकासशील जो कदम है सरकार के, वो और भी वनों के संदर्भ में कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, हमने बहुत सारी क्लासेस दे दी है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट को देखकर ज़रूर है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 1988 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। देखिए दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है वो है बूंदी। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें कोटा में, क्या बताया, आखेट के बारे में बताया है कोटा में। ठीक है, और किशनगढ़ में नारी सौंदर्य के बारे में ये प्रसिद्ध है, नारी सौंदर्य के बारे में ये प्रसिद्ध है। बूंदी जो है पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा फिलहाल के लिए ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र अवस्थित है? ये सवाल आपको 2016 में पूछा गया था, अभी का नहीं है ना, अभी का नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन अब जो है आपके लिए बोले सर अभी का तो हमें पता है, जैसे 9.60% अब है ना, अब कितना दोस्तों 9.60% है, और उस समय ये सवाल भी था 9.54 मतलब 9.54%। ठीक है, तो अब इसको तो आप याद रखेंगे, लेकिन आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है अलग अलग से कि भाई राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है। तो दोस्तों याद रखना 25,388 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है। और वैसे हम लोग बात करें चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है। ठीक है, हमारे राजस्थान के कितने जिलों में ये विस्तृत है? राजस्थान के 6 जिलों में विस्तृत है ये।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? इनमें से राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग किसको लॉक करें? बोले सर ये आसान ही तो है, बिल्कुल आसान सवाल है, और इस आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मालानी बाड़मेर को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन को। ठीक है, राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, ओके सर। और ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ये जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका रिपीट हुआ था, रिपीट तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा अलग जरूर था। ठीक है, थोड़ा अलग करके दिया, बाकी एक ही क्वेश्चन में हमने दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसको कवर कर दिया था और ये सवाल पूछे गए हैं। टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों इमली में या खट्टे पदार्थ में। ठीक है, बिल्कुल सर, हमें पता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 24 है। ये क्या कह रहा है कि रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औदुक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। औदुक दुर्ग यानी कि औदिक दुर्ग यानी कि जल से घिरे हुए दुर्ग, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और हमारे राजस्थान में हम बात करें गागरोन का किला, ठीक है, भैंसरोडगढ़ का किला और कोटा का दुर्ग जो है, जैसे ठीक है, जैसे शाहबाद दुर्ग है, तो ये जो शाहगढ़ दुर्ग है, जैसे ये जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये जल से घिरे हुए दुर्ग है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों उस समय आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 23.81%। ठीक है, ओके सर। जैसे अभी वर्तमान का आपसे पूछ लिया जाता, ये तो उस समय की बात है दोस्तों, वर्तमान का आपसे पूछ लिया जाता तो आप क्या करते? सर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 24.62% जो है अभी हाल ही में इस इतने भाग पर वन है भारत के अंदर दोस्तों। और राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.60% है दोस्तों। ये सवाल ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब कितना है? 24.62 है। ठीक है, उस समय कितना था? 23.81। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सतत पोषणीय विकास हेतु 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों का पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ? एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊं, हमने पढ़ा था जो सम्मेलन, जो पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन थे उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। मैंने ये सब कुछ आपको करवा दिया है, जो इस पेपर को देखते हुए 2013 के पेपर को, 2016 के पेपर को और हाल ही में जो पेपर पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो तैयारी करी थी दोस्तों। ठीक है, करी है और अब भी वो क्लासेस रनिंग में है। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो हो जाएगा आप सभी का लॉक। 1992 में ये हुआ था, 172 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। ये रियो डी जेनेरियो जो है ना, ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील के अंतर्गत पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2014-15 में बाघों की संख्या एवं देश में बाघ परियोजना क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपसे सवाल किया जा रहा है 2226 बाघ एवं 48 बाघ परियोजनाएं, या फिर भारत में वर्ष 2014-15 में बाघों की संख्या 2226 और बाघ परियोजनाएं 48। तो दोस्तों ये परियोजना क्षेत्रों की उस समय थी। अगर ऐसा प्रश्न आज भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से तो आप लोग कितने बाघ परियोजनाएं बताएंगे? सर बाघ परियोजनाएं 53 है फिलहाल के लिए, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ये भी कह सकते हैं 29 और लगभग 67 बाघ है दोस्तों। और ठीक है, और बाघों के परियोजनाओं की संख्या की बात करें 53 है। अब ये वाला आपके लिए शूटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, 2967 बाघ और 53 बाघ परियोजनाएं उस समय ये था। ठीक है, लेकिन अभी है जो हम इसी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्तनधारी प्राणियों तथा पादप प्रजातियों की कितनी संख्या लुप्त प्राय और होने की कगार पर स्थित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आप किसको लॉक करेंगे? यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए। सर इसमें तो हम लोग सी को नहीं, 69 तथा लगभग 1500 प्रजातियाँ, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है, मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार युद्ध हुआ।
सन 1799 की आखिरी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर विजय किस स्थान पर प्राप्त करी थी? और ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हमने भी इसको पढ़ा कई बार। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को लॉक करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर दिया आपने। और अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दोस्तों, दही में टार्टरिक तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजस्थान में भारत कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 11.3%। ठीक है, याद रखना उस समय ये सवाल था, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और इस सवाल का आंसर भी यही था। अब बढ़ गया है, 12 पॉइंट कुछ हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक एरिक ई कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और ई वेमेन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ये विश्व स्तर का भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और वैसे 2001 होगा। ठीक है, और 2001 में ही नायलॉन को भी ये पुरस्कार दिया था, नायलॉन को भी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसतन होती है, सबसे अधिक होती है? दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे अधिक आर्द्र जिला हमारा कौन सा है? आर्द्र जिला झालावाड़ है। ठीक है, और झालावाड़ में सबसे अधिक बारिश होती है, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। आर्द्र स्थान की बात करें तो वो है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में भी वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगभग 100 सेमी से भी औसतन वर्षा होती है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल 34/39 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का। दोस्तों इसमें तो आपको ये 35 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे GK और GS के। बाकी के जो 15 क्वेश्चन थे ना, वो मैथ्स के थे। ठीक है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि लगभग मैथ्स के आपको 20 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, अभी आने वाले एग्जाम में। ठीक है, और 80 क्वेश्चन तक बाकी GK GS जो भी है ना हमारे लिए ऐड है वो आ जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम किसको करेंगे? ऑप्शन बी को, 10.41%, जो कि अकेला राजस्थान है पूरे भारत का। और अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन उस समय का, उस 2016 का करंट का क्वेश्चन था, गूगल IT कंपनी के उस भारतीय CEO का नाम बताना था जिसने वर्ष 2015 भारत का दौरा करके रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कहा था। तो सुंदर पिचई हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी को आपने सही करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये 35 सवाल थे मैथ्स विथ मैथ्स की PDF, जो कि आपको ये मिल जाएगी कहाँ पर दोस्तों? वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, और आपने अभी तक मैथ्स के नोट्स डाउनलोड नहीं करें, हमारी मैथ्स की क्लास नहीं हो रही आप सभी को बताए, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर डाउनलोड करें। वेबसाइट पर ही अपलोड किए हुए हैं दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ से ले भी सकते हैं राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और गूगल में जाकर अगर राजस्थान क्लासेज लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों 35 में से आपने कितने सवाल सही करे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। और ये जो मॉडल पेपर है, दिन में 5 क्लासेज है, ये भी आप ज़रूर भाग लेवें। और दोस्तों आप सभी को ऑल दी बेस्ट अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये पेपर कैसा था ये अब आपको बताना है कि ये पेपर थोड़ा हार्ड था या फिर इजी था, ज़रूर अपना कमेंट करके बताएं। और साथ साथ मैंने आपके लिए हाल की भी चीज़ें एक्सप्लेन करी है और उस समय के भी करी है। बहुत बहुत धन्यवाद।